हेलो फ्रेंड्स। वेलकम ऑन दी प्लेटफॉर्म ऑफ फास्ट आईएएस एकेडमी। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे से यूनिट 1, 3 और 5 के कंबाइंड टेस्ट को अटेम्प्ट कर लिया होगा। अब जैसा कि आप सभी के लिए आखिरी के 20 दिन बचे हुए हैं, तो इस टाइम पे आपको कुछ भी नई चीज़ उठा के नहीं पढ़ना है। सिर्फ और सिर्फ आपको मल्टीपल क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करते जाना है। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। मई 1949 में कॉमनवेल्थ या राष्ट्रमंडल की म, जो सदस्यता थी, तो उसको वेरीफाई किसने किया था? ठीक है। तो आप सभी को पता है उस टाइम तक हमारे देश में ना ही संविधान सॉरी विधानसभा के चुनाव हुए थे, ना ही लोकसभा के। तो सरकार को तो थी नहीं। तो जो हमारी संविधान सभा थी ना, वही एक साथ दो काम करती थी। एक बार एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और दूसरी बार पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो आंसर हो जाएगा सी, संविधान सभा। ठीक है। इसके अलावा एक दो चीजें आप और याद रखिएगा कि जो हमारी संविधान सभा थी, उसी ने 24 जनवरी 1950 को हमारे राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को एक्सेप्ट किया था। इसी ने 22 जुलाई 1947 को हमारे यहाँ के नेशनल फ्लैग या तिरंगा को भी रेटिफाइड किया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक संविधान सभा की आलोचना नहीं है? तो यहाँ पे क्रिटिसिज्म में पूछा गया है। तो रिप्रेजेंटेटिव बॉडी थी, ये तो उसकी क्वालिटी थी, ना कि उसका क्रिटिसिज्म। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहां पर हमारे लिए ए। क्या आंसर हो जाता है सेकंड क्वेश्चन का आंसर यहां पर? ए। लैक ऑफ सोवरेनिटी, हाँ बिल्कुल सही बात है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको बनाया था। कांग्रेस का प्रभाव था, बिल्कुल सही है। राजनयिक वकीलों का बहुमत था, ये भी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा विशेषज्ञों के रूप में कितने सदस्यों को? तो हम सभी को पता है कि जो हमारे यहाँ पे राज्य का विधानमंडल होता है, वहां पे इसके मेंबर्स फिक्स नहीं दिए गए हैं। वहां पे नहीं लिखा है टोटल कितने मेंबर को लेना है, तो वहां पे दिया है परसेंटेज के टर्म्स में। लेकिन हमारे यहाँ पे जो राज्यसभा है, तो वहां पे कुल 12 सदस्य होते हैं, जो टोटल आपके 4 क्षेत्रों से आते हैं। ठीक है, उन क्षेत्रों के नाम आपको कमेंट करके यहाँ पे बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारे लिए डी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। सुपर 100 योजना, ऑलरेडी मैंने आपको कई बार हिंट दी है, जब भी ऐसे कुछ नाम लिखे हों तो थोड़ा सा लॉजिक लगाइए। तो सुपर 100 संबंधित हमारे यहाँ एजुकेशन या शिक्षा से। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाता है यहाँ पर ए। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। राज्य विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेटिव का जो सत्र का स्टार्टिंग होती है, उसका सत्रावसान या उसका डिसोल्यूशन होता है, तो ये सभी चीजें है ना आर्टिकल 174 में मेंशन है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाता है यहां पर ए। ठीक है। आर्टिकल नंबर 175 पता ही है कि जब भी हमारे यहाँ पे सेशन स्टार्ट होता है, तो वहां पे सबसे पहला एड्रेस किसका होता है? गवर्नर का। तो उसके बारे में लिखा हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट, आर्टिकल 178 विधानसभा के स्पीकर और डेप्टी स्पीकर के बारे में बताता है हमारे लिए। चलिए, नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो राज्यपाल को कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं है, इसके बारे में बता रहा है। एग्जीक्यूटिव पावर्स, बिल्कुल सही बात है। नेशनल इमरजेंसी की जो पावर है, वो हमारे यहाँ पे किसको दी गई है? प्रेसिडेंट को, ना कि गवर्नर को। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। जुडिशियल पावर भी दी है और उसको लेजिस्लेटिव पावर भी दी हुई है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। लोक लेखा समिति की जुड़वा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी, हम सभी को पता है कि जो हमारे यहाँ पे एस्टीमेट कमेटी होती है, उसको हम पीएसी का क्या बोलते हैं? जुड़वा समिति। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। ठीक है। बट हमें दो चीजें ध्यान में रखनी है। जो पीएसी होती है ना, वहां पर हमारे लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों के मेंबर्स होते हैं। लेकिन एस्टीमेट कमेटी में सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के मेंबर होते हैं, क्योंकि बजट पे वोट करने की जो पावर होती है वो सिर्फ और सिर्फ किसको होती है? लोकसभा को। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से प्रोटेम स्पीकर, तो जमुना देवी हम सभी को पता है प्रोटेम स्पीकर रही हैं। दीपक सक्सेना प्रोटेम स्पीकर रहे हैं। कमलनाथ जी, तो ये राज्य विधानसभा में नहीं रहे हैं,
लेकिन हमारे यहाँ पे लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर रहे हैं। तो ये रहे कहाँ के प्रोटेम स्पीकर? लोकसभा के। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाता है यहाँ पर सी। रामेश्वर शर्मा जी इसी बार हमारे प्रोटेम स्पीकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। एक व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। पहले आपको पता है हमारे यहाँ पे एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नहीं हो सकता था, लेकिन बाद में उसको पावर दे दी गई थी। तो ये सारा का सारा मेंशन है आर्टिकल 153 में। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाता है यहाँ पर डी। जो क्वेश्चन नंबर 56 है इसमें अपने राज्यपाल के टेन्योर की बात की गई है। 154 में यहाँ पर बताइए एग्जीक्यूटिव पावर्स के बारे में, और आर्टिकल 155 में इसकी अपॉइंटमेंट एंड नियुक्ति के संबंध में चर्चाएं की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बार नियुक्त राज्यपाल कौन है? मोस्ट, तो जो भी हमारे यहाँ सबसे बार अपॉइंट हुए राज्यपाल वो है भगवत दयाल शर्मा जी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा बी। अब ऐसे क्वेश्चन जो है इनको सॉल्व करने का कोई भी एक स्पेसिफिक लॉजिक नहीं है। जितने सारे बार हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाएंगे उतनी बार हमें इन चीजों के बारे में आइडिया लगता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। आनंदीबेन पटेल सभी को पता होगा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था, फिर बनी थी आनंदीबेन गुजरात की मुख्यमंत्री। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। चलिए, आज वैसे भी आप सभी ने देख लिए होंगे लोकसभा के रिजल्ट। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। मध्य प्रदेश के वे राज्यपाल जो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। अब यहाँ पे हमसे पूछा गया है ऐसे राज्यपाल का नाम बताना है जो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। केसी रेड्डी थे, सीएम पुनाचा थे, एचबी पाटस्कर थे, आनंदीबेन पटेल। सोचिए यार, ये अभी 2016-17 में हमारे गवर्नर बनी थी, तो ये कहां से रह पाती उसके सदस्य? तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर यहां पर हो जाएगा हमारे लिए डी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। कानून की रक्षा के लिए, संपत्ति अधिग्रहण की व्यवस्था के लिए। तो आप सभी को पता है हमारे यहाँ पे जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसके बनने के एक साल के अंदर ही पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ला दिया गया था। और वो क्यों ला दिया गया था हमारे लिए? क्योंकि हमने एक 9th शेड्यूल को ऐड किया था। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा यहां पर हमारे लिए ए। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 42वें संविधान संशोधन के तहत संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया है? तो समाजवादी शब्द हमने जोड़ा है, सेक्युलरिज्म हमने जोड़ा है, और इंटीग्रिटी। लेकिन यूनिटी वाला जो शब्द है ये हमारे यहाँ पहले से ही था। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा सी। यदि कभी क्वेश्चन एक बार आ भी चुका है, क्वेश्चन आ जाए कि 42nd अमेंडमेंट कब हुआ था, तो हमारे यहाँ पे जो इमरजेंसी वाला टाइम था तब हुआ था 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति के लिए व्यवस्था बनाई गई कि वह केवल कैबिनेट की लिखित सिफारिश पर ही आपातकाल घोषित कर सकता है? हम सभी को पता है 42nd अमेंडमेंट के में बहुत सारा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हुआ था। ये भी पता है 24th अमेंडमेंट के थ्रू प्रेसिडेंट के लिए बहुत सारी चीजें कंपलसरी करी गई थी। ये भी पता है जब देश में पहली बार इमरजेंसी आपातकाल लगाया गया था तो वहां पर एक तरह से एक प्रॉपर सिस्टम फॉलो नहीं हुआ था। तो हमने क्या किया, इमरजेंसी के बाद एक 44th अमेंडमेंट को लेके आए जिसने 44th की बहुत सारी चीजों को रिवर्स कर दिया और कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन प्रोवाइड किए थे। तो उनमें से एक था कि जब भी राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करेगा तो वो कैबिनेट की रिटन रिकमेंडेशन पे ही करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाता है यहां पर सी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के तहत 12वीं अनुसूची। तो सभी को पता है कि जो भी हमारे यहाँ पर नगर पालिकाएं हैं उनको टोटल हमने सब्जेक्ट दिए हैं 18। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा बी। अब लेकिन यहाँ पे 73 की जगह 73rd अमेंडमेंट लिखा होता तो शेड्यूल यहाँ पर हो जाता 12th की जगह 11th और सब्जेक्ट हो जाते 29। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। मध्य प्रदेश के ऐसे मुख्य न्यायाधीश जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी रहे हैं। तो पीवी दीक्षित साहब रहे हैं, जीपी सिंह रहे हैं, संजय यादव नहीं रहे हैं।
तो 3 को एलिमिनेट कर दीजिए। चलो एनडी हो जा, ए भी रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। फिर आपको बता रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि जितना ज्यादा आप रटते जाएंगे उतना ही ज्यादा आप इनको करते सकते हैं। तो मैक्सिमम यहाँ पर रटाई करनी आपको जरूरी जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 18, एक उच्च न्यायालय का गठन मध्य प्रदेश के पर्सपेक्टिव में किस आर्टिकल में दिया हुआ है? तो ये दिया हुआ है आर्टिकल 216 में। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा यहां पर डी। ठीक है। आर्टिकल 214 क्या बोलता है कि जो भी स्टेट है ना, हर स्टेट में क्या होगा, एक हाई कोर्ट होगा। आर्टिकल 215 क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे हाई कोर्ट होते हैं वो अभिलेख न्यायालय या कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होते हैं। चलिए, आर्टिकल 213 सभी को पता है कि हमारे यहाँ 123 होता है प्रेसिडेंट के लिए और 213 होता है गवर्नर के लिए। और ये दोनों हमारे लिए क्या बताते हैं कि ये दोनों ऑर्डिनेंस को कैसे लागू कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति। तो हम सभी को पता है जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं हमारे यहाँ पे, उसको अपॉइंट तो गवर्नर करते हैं, लेकिन कंसल्टेशन किससे करते हैं? राज्य के हाई कोर्ट से। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर यहां पर हो जाएगा हमारे लिए सी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। जिला न्यायाधीश की योग्यताएं कौन सी है? क्वालिफिकेशन फॉर ए डिस्ट्रिक्ट जज। ठीक है भाई, केंद्र राज्य सरकार में किसी सरकारी सेवा में कार्यरत ना हो, बिल्कुल सही है। मतलब पहला स्टेटमेंट सही हो चुका है, डी ऑप्शन को हमने एलिमिनेट किया है। और ऐसे हमें ना सॉल्व करने के टाइम पे एलिमिनेट करते जाना है क्वेश्चन को, उससे कम से कम 10 नहीं, ये है 7 वर्ष। चलिए ऑप्शन 2 को हमने एलिमिनेट कर दिया, मतलब आंसर आ चुका है हमारे पास 20 का ए। अपने आप को वेरीफाई करेंगे। हाई कोर्ट ने रिकमेंड किया हो, बिल्कुल सही। उच्च न्यायालय में, लॉजिकली सोचिए यार, उच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश रह चुका है तो वो यहाँ पे क्यों आएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान। तो ये किया गया है आर्टिकल 231। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा हमारे लिए यहां पर डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22, भारत में प्रथम 3 उच्च न्यायालय में, तो हम सभी को पता है जो पहली बार हमारे यहाँ पे उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे सरकार के द्वारा। ठीक है, तो बेसिकली ब्रिटिश वाले लोगों वाले थे। तो उसमें मद्रास में हुआ था, मुंबई में और कोलकाता में, जबकि प्रयाग या इलाहाबाद में बाद में स्थापित किया गया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन ग्राम सभा की, हम सभी को बताया कि पंचायती राज में एक जो गांव के कंप्लीट लोगों की रिप्रेजेंटेटिव बॉडी होती है उसको हम बोलते हैं ग्राम सभा। और जो ग्राम सभा होती है वो समितियों के फॉर्म में काम करती है। तो ग्राम कृषि समिति होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर होती है, रक्षा या समिति होती है, लेकिन वित्त समिति जैसा कोई भी हमारे यहाँ पे लिखित नहीं है। वित्त की पूरी समितियां जनपद और जिला पंचायत के स्तर पर होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा हमारे लिए डी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। ध्यान रखिएगा कि इंडिया में जो वोट देने की एज है वो है 18 साल। ठीक है, सांसद का सदस्य आपको बनना है, उम्र है 25 साल लोकसभा में। राज्यसभा में बनना है तो 30 साल। लेकिन आपको पंच या सरपंच का चुनाव लड़ना है तो उसमें उम्र होती है 21 साल। और यहां पे हमसे पूछा गया है सरपंच। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा हमारे लिए बी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम पंचायती राज्य का गठन कौन सी पंचायती राज सुधार समिति के आधार पर किया गया था? तो हमारे एमपी में बनाई गई थी एक काशी प्रसाद पांडे समिति। उसकी रिकमेंडेशन पे हम लोग अपने यहाँ पे पंचायती राज रिफॉर्म लेके आए थे। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा हमारे लिए सी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ, 6 की तरफ। मध्य प्रदेश नगर निकाय के संबंध में क्या सही है? ठीक है, तो जो भी हमारे यहाँ नगर पंचायतें बनती हैं तो उसके लिए पॉपुलेशन 5,000 से 20,000, बिल्कुल सही।
नगर पालिका की जनसंख्या 50,000 से 3 लाख, बिल्कुल सही। नगर निगम के लिए 3 लाख से अधिक, बिल्कुल सही। लेकिन हाँ, तो चारों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाता है हमारे लिए डी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। मध्य प्रदेश में एक जिला पंचायत में कितने सदस्य हो सकते हैं? तो जो एमपी में नंबर ऑफ जिला पंचायत मेंबर है वो हो सकते हैं 10 से लेके 35 के बीच में। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाता है हमारे लिए यहाँ पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। संविधान सभा ने भारत के केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व किया था। तो जब हमारे देश का संविधान बना तो बहुत सारे लोगों ने उसका अलग अलग प्रकार से क्रिटिसिज्म किया है। उन्हीं में से थे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल। तो विंस्टन चर्चिल ने बोला था कि जो भी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो पर्टिकुलर एक ही कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा सी। लेकिन कभी यहाँ पे ग्रेनवेल ऑस्टिन का नाम लिखा हो तो उन्होंने बोला था कि यह वन पार्टी कंट्री में वन पार्टी बॉडी थी, या बेसिकली कांग्रेस ही पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को रिप्रेजेंट करती थी। क्वेश्चन नंबर 29। संविधान सभा के कार्यों के लिए बनाई गई समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो हम सबको बताएं कि एक वहां पे कमेटी बनाई गई थी जो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के वर्क को देखती थी। तो उसके चेयरमैन थे जीबी मालवनकर। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाता हमारे लिए सी। क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को गवर्नमेंट के लिए इथिकल नीड बताया था? तो वो थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर BN राव। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाता है हमारे लिए यहां पर डी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। राज्य मुख्य सूचना आयोग और अन्य आयुक्तों की सेवा शर्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? हम सभी को बताएं कि हमारे यहाँ पे 2019 में RTI अमेंडमेंट एक्ट आया था। उसके पहले इनकी जो शर्तें थी वो राज्य सरकार निर्धारित करती थी, लेकिन वर्तमान में जो निर्धारण होता है वो होता है केंद्र सरकार के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। नेशनल गुड गवर्नेंस इंडेक्स में तो जो MP की रैंक है वो थी हमारे यहाँ पे फर्स्ट रैंक। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हो जाएगा हमारे लिए यहाँ पर ए। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। पावर एंड फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन प्रिपेयरिंग वोटर लिस्ट, बिल्कुल सही है, मतलब सी को हमने एलिमिनेट कर दिया है। चलिए, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, बिल्कुल सही है। चलिए, मतलब बी को भी एलिमिनेट कर दिया है। नेक्स्ट, पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन सिंबल देना, ए भी बिल्कुल सही है, मतलब आंसर हो चुका है 33 का ए। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग ST कमीशन की बात कर रहे हैं और उसका स्ट्रक्चर पूछ रहे हैं। तो आपको पता होगा ये जो 1995 का एक्ट आया था उसमें MP ST कमीशन बनाया गया था। तो हमारे यहाँ पे होता है एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हमारे लिए हो जाएगा यहाँ पर ए। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। NHRC या नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की बात कर रहे हैं। हम सभी को पता है इसमें बहुत सारे एक्स ऑफिस मेंबर होते हैं। तो नेशनल माइनॉरिटी कमीशन वाले होते हैं, बिल्कुल सही। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के होते हैं, बिल्कुल सही। अब खुद ही सोचिए यार, स्टेट वाला नेशनल में क्यों जाएगा? कॉमन सेंस का क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो जाएगा सी। NCPCR के बिल्कुल होते हैं। नेशनल कमीशन ऑफ SC होते हैं, ST होते हैं, OBC होते हैं और पर्सन विद डिसेबिलिटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। भारतीय संविधान में कौन से फंडामेंटल राइट दिए गए हैं? चलिए, तो कल्चरल राइट फॉर माइनॉरिटीज दिया गया है। राइट टू एजुकेशन पता ही होगा, 86 अमेंडमेंट दिया गया है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन दिया गया है। राइट टू इक्वालिटी बिफोर दिया गया है, मतलब सभी दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ।
सीएम जन सेवा योजना, ठीक है। तो इसकी स्टार्टिंग हुई थी हमारे यहाँ पे 2020 में। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन परियोजना के लिए जो भी फाइनेंस कर रहा है वो ऑर्गेनाइजेशन है हमारे यहाँ पे वर्ल्ड बैंक। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हो चुका है हमारे लिए बी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और जो अन्य सीआईसी होते हैं उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ये सब तो पता है। और एक कमेटी की रिकमेंडेशन पे अपॉइंट करता है। तो उस कमेटी में कौन कौन होता है तो सबको पता ही होगा। प्रधानमंत्री होते हैं, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो चुका है। लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन बिल्कुल होते हैं। गृह मंत्री नहीं, ये नहीं होते हैं। जबकि प्रधानमंत्री द्वारा नॉमिनेटेड लीडर होते हैं। तो आंसर हो चुका है 1 2 4, मतलब आंसर है यहां पर डी। तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर हो चुका है हमारे लिए डी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 40। एक क्वेश्चन आ चुका है हमारे लिए, कहां से, हमारी जियोग्राफी सॉरी हिस्ट्री वाली यूनिट से। तांबे की बैलगाड़ी या कॉपर का बुलक कार्ट, ये कहाँ मिला है हमारे लिए, दैमाबाद से। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा ए। तो दैमाबाद आपको पता है गोदावरी नदी है जो हमारे यहाँ पे साउथ इंडिया दक्षिण भारत में, उसके पास एक हड़प्पा कालीन या इंडस वैली का ये साइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, राष्ट्रकूट डायनेस्टी ने किस स्टाइल में टेम्पल्स को बनाया है। तो इन्होंने द्रविड़ शैली को उठाया और नागर शैली को उठाया, दोनों को कंबाइन किया और एक न्यू स्टाइल ऑफ आर्किटेक्ट बनाई जिसको हम बोलते हैं बैसर स्टाइल। तो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर हो जाएगा सी। तो बेसिकली इन्होंने जो मंदिर बनाए हैं ना, मोस्टली मंदिर इन्होंने चट्टानों को काटकर बनाए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा एलोरा का कैलाश मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, अढ़ाई दिन का झोपड़ा अभी भी काफी डिस्प्यूट में रहा है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एक जैन टेम्पल का स्ट्रक्चर है। तो इसको बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर हो जाता है यहाँ पर बी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। मुगल काल में स्थापत्य कला का स्वर्णकाल, ठीक है, गोल्डन एरा ऑफ आर्किटेक्ट। तो ध्यान रखिएगा पेंटिंग वाला यदि लिखा होता तो वो होता जहांगीर, लेकिन यहाँ पे आर्किटेक्ट की बात हो रही है तो वो हो जाएगा शाहजहां। क्यों? क्योंकि जो भी मुगल एरा की सबसे अच्छी अच्छी बिल्डिंग है, एक का नाम तो सबको रटा ही हुआ है ताजमहल, अगला पता होगा जामा मस्जिद है, या जो रेड फोर्ट है, ये सब किसने बनवाया है, शाहजहां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम में जुर्माने की राशि कितनी रखी गई है। तो जो जुर्माने की राशि है वो है 250 रुपए से लेके 5000 रुपए तक। यदि आपको इतने पर्टिकुलर अपने यहाँ पे हर प्रकार की स्कीम के लिए एक टाइम पीरियड दिया गया है, यदि उसके बीच में आपको सर्विस नहीं मिलती है तो आपको इतना अमाउंट ऑफ मनी पे करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, मथुरा मूर्ति कला। तो जो मथुरा मूर्ति कला है ना, उसमें हमारे यहाँ पे बेसिकली भारतीय शैली की कला थी। इसका कोई भी इंडिजिनस इसमें इफेक्ट नहीं था। तो इसमें सभी धर्म जो हमारे भारत के मुख्य धर्म थे, जैन, बौद्ध और ब्राह्मणिज्म या वैष्णव, उन सभी की मूर्तियां बनाई गई हैं, लेकिन ग्रीक रिलीजन की नहीं बनाई गई है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर हो जाता है यहाँ पर डी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। तंजौर का जो बृहदेश्वर टेम्पल है तो ये बनाया था राजा राज चोल ने। राजा राज चोल के बारे में आप सभी को पता होगा, इनके बारे में पढ़ा होगा। इन्होंने कैपिटल कौन सी बनाई थी, इनका टाइटल कौन सा था। तो ये सारी चीज याद रखिए, हिस्ट्री में इस टाइप से क्वेश्चंस आते रहते हैं हमारे यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, सांख्य विचारधारा के अनुसार कितनी सत्ताएं उपस्थित होती हैं। तो उसके अकॉर्डिंग सिर्फ दो ही प्रकार की अथॉरिटी है, एक प्रकृति और दूसरी पुरुष या व्यक्ति, और कुछ भी नहीं होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर हो चुका है यहाँ पर ए। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। 5 तत्वों से मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, या यूनिवर्स इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 5 एलिमेंट। तो ये जो हमारे यहाँ पे हाइपोथेसिस दी है वो दी है वैशेषिक विचारधारा ने। तो क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर हो चुका है हमारे लिए यहाँ पर
ए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 49, कौन सा संस्कार शिक्षा से संबंधित नहीं है? वेद आरंभ बिल्कुल सही है, विद्या आरंभ बिल्कुल सही है, समावर्तन बिल्कुल सही है, सीमांतोनयन जो है वो जन्म के पहले होने वाला संस्कार है। तो क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर हो जाएगा यहां पर सी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। वैष्णो धाम में पंचरात्र क्या कहलाते हैं? ठीक है, तो जो ईश्वर के 5 अवतार हुए हैं उनको हम बोलते हैं पंचरात्र। तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर हो जाएगा यहां पर ए। तो कौन कौन से होते हैं पंचतत्व? तो परम तत्व होता है, मुक्ति होता है, युक्ति होता है, योग होता है और विषय। तो कौन है 5? परम तत्व, मुक्ति, युक्ति, ठीक है, योग और विषय। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। तो गर्मी का टाइम है, क्वेश्चन नंबर 51 पे आने के पहले मैं भी 1 मिनट का ब्रेक लेता हूं, आप भी ब्रेक लीजिए और अपने आप को हाइड्रेट रखने के बाद पानी पीते हैं। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। तो चारवाक ने पंच महाभूतों में निम्नलिखित में से किसे स्वीकार नहीं किया है? तो चारवाक ने बोला है जो स्काई है वो बेसिकली पंच महाभूतों में नहीं आता है। तो क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर हो जाएगा हमारे लिए यहां पर सी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। हिंदुस्तान शब्द किस भाषा का शब्द है? तो ये बेसिकली पर्सियन लैंग्वेज या फारसी भाषा का शब्द है। तो क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर हो जाएगा हमारे लिए यहां पर डी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। ऋग्वेद में किसका उल्लेख नहीं है? चलिए, तो ऋग्वेद में ब्रह्म के बारे में बताया गया है, ईश्वर के बारे में बताया गया है, आत्मा के बारे में ऋग्वेद में कुछ भी उल्लेख नहीं मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर हो जाएगा यहां पर सी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। अन्नप्राशन संस्कार। तो सभी को पता होगा जब किसी बच्चे का जन्म हो जाता है तो वो एक निश्चित समय तक माँ के दूध पर ही निर्भर होता है, लेकिन एक संस्कार द्वारा या एक निश्चित उम्र को पाने के बाद उसे हम अन्न खिलाना चालू कर देते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं अन्नप्राशन संस्कार। तो ये होता है किसी बच्चे के 6 माह के होने पर। तो आप खुद ही सोचिए हमारी भारतीय संस्कृति कितनी ज्यादा एडवांस है कि जो चीजें डॉक्टर ने आज हमसे 2020 में आके बोली हैं कि बच्चे को स्टार्टिंग के 6 मंथ से माँ का दूध पिलाना है, वो चीजें हमारे धर्म ग्रंथों में आज से 4000 साल पहले लिखी हुई थी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरह। गांधार, शल्य, कौशल, क्रू आदि राजाओं का उल्लेख हमारे लिए मिलता है शतपथ ब्राह्मण में। ध्यान रखिएगा, इसके साथ ही साथ शतपथ ब्राह्मण हमारे लिए राज्य अभिषेक के बारे में भी बताता है। तो क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर हो जाता है यहां पर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। मुगल काल में खुर्रम, सभी को पता है, जो औरंगजेब के बेटे थे, सॉरी औरंगजेब कह रहा हूं कंफ्यूजन की वजह से, जहांगीर के बेटे थे शाहजहां, उनका ही नाम क्या था? खुर्रम। तो क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर हो जाएगा सी। अकबर के बेटे जहांगीर के बारे में बताई होगा, सलीम अनारकली वाली कहानी सुनी होगी, तो यदि सलीम लिखा होता या शेखू बाबा तो वो नाम हो जाता किसका हमारे यहाँ आंसर में? जहांगीर।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, रज्मनामा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो रज्मनामा का अर्थ होता है युद्धों की पुस्तक या बुक ऑफ वॉर। सभी को पता होगा कि जो हमारी महाभारत है ना, जब उसको पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया गया था तो उसका नाम हो गया था रज्मनामा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, भगवत पुराण का पर्शियन ट्रांसलेशन। तो आप देख रहे हो एकदम सारी इंडिया में चीजों का पर्शियन ट्रांसलेशन होना चालू किया गया था। तो ये सब किसने करवाया है? आप सभी को पता है, शाहजहां के बड़े बेटे दारा सिकोई ने। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे जो भगवत पुराण की बात हो रही है तो वो किया था अकबर के समय राजा टोडर मल ने। तो क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 55, बाबर ने जिहाद का नारा किस युद्ध के समय दिया था? तो जब बाबर ने खानवा का युद्ध लड़ा था राणा सांगा के विरुद्ध, तो उसने अपने आप को बोल दिया था कि बेसिकली ये हिंदू और मुस्लिमों की लड़ाई है या एक तरह से जिहाद है। तो क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर हो जाएगा बी। रटा रटा फैक्ट पता होंगे, बाबर ने टोटल आगे 4 युद्ध लड़े थे। सबसे पहले 1526 में पानीपत का युद्ध, इब्राहिम किसके खिलाफ? इब्राहिम लोधी। ठीक है, उसके बाद आपको पता होगा 1927 में खानवा का युद्ध राणा सांगा के खिलाफ। फिर 1928 में हमारे यहाँ पे एमपी के चंदेरी में मेदिनी राय के खिलाफ, और 1929 में घाघरा का युद्ध जो अफगानों के खिलाफ हुआ था। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। अकबर की किस अभियान को इतिहासकार स्मिथ ने, तो अकबर ने जब गुजरात में आक्रमण किया था ना, तो इसने 5-6 दिन में अच्छी खासी स्पीड में कैंपिंग कर दी थी। तो उस समय एक फॉरेन हिस्टोरियन थे इंडिया में, स्मिथ, तो उन्होंने बोला था मोस्ट रैपिड अटैक ऑफ द हिस्ट्री। तो क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, मणिमेखली ग्रंथ पता है हमारे लिए, सभी ने रटा होगा। तो ये जो हमारे यहाँ पे तमिल भाषा के बहुत महान कवि थे सित्तल नसार, उन्होंने इसकी रचना की थी। तो 61 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। बाकी आपने कन्निगी, कोवलन, मणिमेखलई, इन सभी की कहानियां पढ़ी होंगी, तो उन सभी का वर्णन मिलता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, गुप्त काल में विषय का संबंध किससे हुआ करता था? तो गुप्ता पीरियड में जो डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे उनको हम क्या बोलते थे? विषय। तो क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर हो चुका है यहां पर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, तो हम डिस्कस कर चुके हैं इस क्वेश्चन को ऑलरेडी एक बार। इसके मतलब क्वेश्चन ना होगा, इसकी कहानी को पता होगा। हमने जब हर्षवर्धन की बहन राजश्री के बारे में पढ़ा होगा, हमने डिस्कस किया था कैसे उसके जिया जी को एक गौंड शासक शशांक द्वारा मार दिया गया था, और उसी ने बौद्ध गया के बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। चौगान खेलते समय सभी को रटा रहा क्वेश्चन है, तो वो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि इस आंसर में कहीं भी नहीं दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर हो जाएगा हमारे लिए डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, तो यहां पर हमसे यूसीसी से बारे में पूछा गया है, तो इसका वर्णन कहां पे है? डीपीएसपी में। तो पहला स्टेटमेंट हो जाएगा गलत, तो 65 का आंसर है ए। पता होगा डीपीएसपी में जो आर्टिकल नंबर 44 है वो बताता है कि गवर्नमेंट को ट्राई करना चाहिए किस चीज को लाने के लिए? यूसीसी को लाने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 66, एंथनी मैकडोनाल्ड कमीशन। तो ये हमारे यहाँ पे जब फेमाइन कमीशन के नाम पढ़ते हैं तो उसी में से एक कमीशन होता है एंथनी मैकडोनाल्ड, जो लॉर्ड कर्जन के टाइम पे 19056 के आसपास बनाया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। माइकल ओ डायर, मूवी भी आई है, सभी ने देखी होगी, सरदार उधम सिंह, तो इन्होंने 1940 को लंदन में इनकी हत्या कर दी थी। तो क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर हो जाएगा हमारे लिए सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, क्रिप्स मिशन को डूबते हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक। तो एक इसने बोला है हमारे यहाँ गांधी जी ने। तो क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर हो जाएगा हमारे लिए ए। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। असहयोग आंदोलन में सर्वप्रथम
किसको गिरफ्तार किया गया था? तो जब हमारे यहाँ पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे गिरफ्तार किया था मोहम्मद अली के लिए। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर हो जाएगा हमारे लिए डी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने को निष्ठुर बर्बादी। तो जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे, उनका ऐसा मानना था कि हमें जो कपड़े जला रहे हैं ना, इससे बेहतर ये है कि जो देश की गरीब जनता है, जिसके पास पहनने के लिए आज कपड़े नहीं है, हम उन्हीं को ये कपड़े दे दें, ना कि इनको हम फालतू में जलाएं। तो क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर हो जाता है हमारे लिए डी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। भवानी मंदिर, अपने आप नाम से समझ में आ रहा है कि थोड़ी सी क्रांतिकारियों की किताब होगी भवानी, ठीक है। तो जो हमारे यहाँ पे बारिंद कुमार घोष थे, अरविंदो घोष के भाई, इन्होंने एक क्रांतिकारियों के लिए किताब लिखी थी। इसको क्रांतिकारियों की बाइबल भी कहा जाता था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर हो जाएगा हमारे लिए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73। भारत में रियासत विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो वो हमारे यहाँ पे की गई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में 5 जुलाई 1947 को। और पता होगा कि सरदार पटेल के साथ भारत के इंटीग्रेशन में एक आदमी ने और बहुत ज्यादा काम किया, वीपी मेनन ने। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर हो चुका है हमारे लिए यहाँ पर ए। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ। संविधान सभा ने किस रियासत में, तो पता होगा जो हैदराबाद है वो ऑपरेशन पोलो के बाद इंडिया में शामिल हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर हो जाता है हमारे लिए सी। क्वेश्चन नंबर 74। भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी लाइन है? रटा रटाया क्वेश्चन है आप सभी के लिए कि पता है इंडिया पाकिस्तान के बीच में कौन सी लाइन है? रेड क्लिफ लाइन। यदि पूछा जाता इंडिया और चाइना, तो आंसर हो जाता मैकमोहन। यदि पूछ लिया जाता पाकिस्तान अफगानिस्तान या इंडिया अफगानिस्तान, तो आंसर डूरंड लाइन। तो क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर हो चुका है हमारे लिए सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75। किस राज्य की सीमाएं सर्वाधिक राज्यों को छूती है? तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना, एक थोड़ा सा दिमाग में इंडिया का मैप विजुलाइज कर लेना। तो यदि मैं विजुलाइज करूं तो मुझे एक स्टेट दिख रहा है यूपी, यूपी दिख रहा है। जब हम यूपी के नीचे आ रहे हैं, एमपी दिख गया। यहां पे हमने थोड़ा सा देखा, राजस्थान दिख गया। और ऊपर गए तो यूटी ऑफ दिल्ली दिख गया। थोड़ा सा और ऊपर जा रहे हैं, हरियाणा दिख गया, ठीक है। और ऊपर गए हैं, उत्तराखंड दिखता जा रहा है, हमारे लिए विजुलाइज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हम देख रहे हैं तो बिहार हो गया। फिर हमने देखा तो झारखंड हो गया। फिर सबसे लास्ट में छत्तीसगढ़ हो गया। तो अब बताइए इतनी सारी बॉर्डर किस स्टेट की मिलती है? तो क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर हो चुका है बी, यूपी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ। संकोशी नदी किस किस के मध्य सीमा बनाती है? तो जो असम और अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा है, वो संकोशी रिवर के द्वारा बनाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ। जो 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 जिला पास है, तो ये हमारे यहाँ पे कहाँ पे है? सिंधु नदी के द्वारा बनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। तो जब भी आप लेह लद्दाख घूमने जाएंगे तो आप जोजिला पास के आसपास से निकलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78। कोल्ड वाटर स्ट्रीम कौन सी है? हम सभी को पता है, जब हम वार्म या कोल्ड वाटर वाटर स्ट्रीम की बात करते हैं, तो वहां पे हम पानी का टेम्परेचर नहीं देखते हैं। हम क्या देखते हैं? किस लैटिट्यूड से किस लैटिट्यूड की तरफ जा रही है। तो जो भी जनरली हमारे यहाँ इक्वेटर या भूमध्य रेखा से ध्रुव या पोल्स की तरफ जाती हैं, तो वो जनरली हॉट वाटर स्ट्रीम होती हैं। लेकिन जो भी पोल से इक्वेटर की तरफ आती है, वो क्या होती है? कोल्ड वाटर स्ट्रीम। तो अब यहाँ पे कोल्ड पूछी गई है, तो वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट किसका एग्जाम्पल होती है? कोल्ड वाटर स्ट्रीम का। तो क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए।
जबकि सोमालियन, अगुलहास एंड मोजाम्बिक के तीनों वार्म वाटर स्ट्रीम या हॉट वाटर स्ट्रीम हो जाती हैं। नेक्स्ट, वेस्टर्न डिस्टरबेंस, सभी रट रटा के बैठे हैं कि जो भी हमारे यहाँ पे टेम्परेट साइक्लोन होते हैं उनको इंडिया में वेस्टर्न डिस्टरबेंस कहा जाता है। चलिए, जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। डिफॉरेस्टेशन बिल्कुल सही है, ग्रीन हाउस गैसेस बिल्कुल सही है, फोटोसिंथेसिस नहीं है। ये क्लाइमेट चेंज कहाँ करती है बेचारी, वो तो ऑक्सीजन देकर उसको रोक और रही है, ग्लोबल वार्मिंग है। तो क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर हो जाता है हमारे लिए सी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ। भारत में लैंडस्लाइड वाले रीजन्स, तो सह्याद्री बेसिकली वेस्टर्न घाट का पार्ट है, बिल्कुल होते हैं। ईस्टर्न हिमालय में होती है, वेस्टर्न हिमालय में होती है, मतलब सभी जगह हो रही है। तो 81 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, भारत में न्यूनतम पुरुष साक्षरता प्रतिशत वाले जिले, डिस्ट्रिक्ट्स विद लोएस्ट मेल लिटरेसी परसेंटेज। तो सबसे पहले आता है बिहार, चलिए मतलब ऑप्शन ए का एलिमिनेट हुआ। उसके बाद आता है बिहार के बाद अरुणाचल प्रदेश, मतलब 82 क्वेश्चन का आंसर हो चुका है हमारे लिए ए। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ। हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत, तो वो कहां पर मिलता है हमारे यहाँ पे, गोवा में। और कितना है, अप्रोक्सीमेटली 62%। तो क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर हो जाता है हमारे लिए यहाँ पर सी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या, तो वहां पे प्रतिशत पूछा गया था तो गोवा है, लेकिन इन टोटल बात करें तो वो रहती है महाराष्ट्र में। तो क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर हो जाएगा हमारे लिए यहाँ पर बी। ठीक है, तो महाराष्ट्र में लगभग रहते हैं हमारे यहाँ पे 5 करोड़ लोग, जबकि यूपी में रहते हैं लगभग 4.5 करोड़। और जो आंकड़ा हम बता रहे हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि, क्वेश्चन ऑलरेडी आयोग पूछ चुका है। तो फर्स्ट नंबर पे आता है मेघालय, फिर अरुणाचल प्रदेश और फिर बिहार। तो क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर हो चुका है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य, स्टेट ऑफ द हाईएस्ट सेक्स रेशियो, तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे आता है केरल, फिर पुडुचेरी, फिर तमिलनाडु और उसके बाद आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे राज्यों की बात करी गई ना कि यूटी की। तो क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारे लिए ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, तो ए है हमारे यहाँ पे अंडमान निकोबार में, ध्यान रखिएगा। एक मरीन नेशनल पार्क हमारे यहाँ तमिलनाडु में भी है, तो ध्यान से पढ़िएगा वो कहाँ के मरीन नेशनल पार्क की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 88, बायोलॉजिकल या बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की बात कर रहा है, तो हमारे यहाँ पे ईस्टर्न घाट या सॉरी ईस्टर्न हिमालय है, वेस्टर्न घाट है, इंडो बर्मा रीजन है, अंडमान निकोबार है, लेकिन गल्फ ऑफ मन्नार नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 89, मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी, यार लॉजिक से क्वेश्चन सॉल्व करने का है, कॉमन सेंस से क्वेश्चन सॉल्व करना है। हमारे लिए जीवन में क्या चाहिए, बहुत सारा खाना, बहुत सारा सोना और बहुत सारा पैसा। बेचारे पेड़ों के लिए क्या चाहिए, बहुत सारी धूप और बहुत सारा पानी। तो ये दोनों चीजें कहाँ मिलती है, इक्वेटोरियल रीजन में। इसी वजह से जो हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी मिलती है वो कहाँ मिलती है, इक्वेटोरियल क्लाइमेट में। तो क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर हो जाएगा हमारे लिए यहाँ पर डी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ। तो एयर पॉल्यूटेंट के बेस्ट इंडिकेटर्स जो हमारे यहाँ पे होते हैं, तो वो कौन से होते हैं हमेशा, लाइकेन। तो क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ। देश का सबसे गहरा बंदरगाह या डीपेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया,
तो वो हमारे यहाँ पे कौन सा है? विशाखापट्टनम। इसलिए आपने सुना होगा जो भी हमारे यहाँ पे आर्मी के या नेवी के बड़े बड़े शिप्स हैं वो पार्क कहाँ होते हैं हमेशा का? वाईजैग या विशाखापट्टनम में। लेकिन ये पूछ लिया जाता भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, तो वो है हमारे यहाँ पे मुंबई। यदि पूछ लिया जाता हमारे यहाँ पे टाइडल, तो आंसर हो जाता कांडला। यदि पूछ लिया जाता ओल्डेस्ट, तो आंसर हो जाता चेन्नई। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ। रांगपुर रीजन ऑलरेडी आयोग क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है, सभी को पता है, सिक्किम में है और कॉपर प्रोडक्शन के लिए फेमस है। तो क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर हो जाता है यहां पर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ आते हैं। प्रमुख लिग्नाइट, तो जो भी लिग्नाइट मिलता है वो पुडुचेरी के पास एक जगह है तमिलनाडु में, नईवेली। तो 93 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहां पर बी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ। सुरमा वैली, तो सुरमा वैली का नाम सभी ने सुना होगा, असम में है और वन ऑफ द फेमस मिनरल ऑयल साइट है। तो क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर हो जाएगा यहां पर बी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ। 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग कुछ डेटा पूछा जा रहा है। तो जो इंडिया का सेक्स रेशियो 943, बिल्कुल सही। चाइल्ड सेक्स रेशियो है 919। तो क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर हो जाएगा, सॉरी सी लिख रहा हूं यहां पे, तो ये आंसर हो जाएगा यहां पर बी। नेक्स्ट लास्ट 5 क्वेश्चन बचे हमारे। क्वेश्चन नंबर 96। इंडिया के में जो टोटल सिल्क प्रोडक्शन होता है, तो पता होगा टोटल जो सिल्क होता है ना उसकी 4 वैरायटी होती हैं, और पूरे वर्ल्ड में इंडिया इकलौती कंट्री है जहां पे चारों वैरायटी का सिल्क मिलता है। नाम पता होगा आपके लिए, शायद मलबेरी पता होगा, इरी पता होगा, टसर पता होगा और मूंगा। तो जो इंडिया में मेजर प्रोडक्शन होता है वो होता है किसका? मलबेरी वैरायटी का। नाम सुना है था तुमने? शहतूत की पत्तियां होती हैं जिस पर रेशम पाला जाता है, तो वो होता है हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा कर्नाटक में। तो क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97। भारत में किस जलप्रपात को लोकप्रिय, तो सभी को पता है हमारे यहाँ पे छत्तीसगढ़ में एक गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है इंद्रावती, तो उस पर बना हुआ है एक वाटरफॉल जिसको बोलते हैं चित्रकूटा या चित्रकोटा, अलग अलग नाम प्रोनाउंसिएशन इसके होते रहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ। इंद्रधनुष क्रांति, कॉन्सेप्ट ऑफ इंद्रधनुष रिवॉल्यूशन 2002, बिल्कुल नहीं, ये आया था जुलाई 2000 में, ना कि 2002 में। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो चुका है, दूसरे को वेरीफाई करेंगे। इसके फादर अरुण कृष्णन, बिल्कुल सही, मतलब सिर्फ और सब स्टेटमेंट नंबर 2 सही है। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। भारत में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है? तो हम सभी को पता है नहर जो होती है उससे लगभग इंडिया का सिर्फ 26% एरिया कवर हो पाता है। तालाब जनरली सिर्फ साउथ इंडिया, वो भी स्पेसिफिकली तमिलनाडु में होते हैं। तो जो भी लगभग हमारे यहाँ 62% इरिगेशन होती है वो होती है कुएं और नलकूपों के माध्यम से। तो क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। चलिए लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ नाम दिए गए हैं और उनके रिवॉल्यूशन पूछे गए हैं। तो जो पिंक रिवॉल्यूशन था हमारे यहाँ पे वो पता ही है, श्रिम्प प्रोडक्शन या मीट वाला था, बिल्कुल सही है। आलमंड रिवॉल्यूशन बादामी क्रांति थी, वो स्पाइसेस से लिंक था, बिल्कुल सही। गोल्डन नहीं, गेहूं वाला है हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन, और गोल्डन रिवॉल्यूशन है हमारे यहाँ पे हॉर्टिकल्चर या बागवानी से, और ब्लैक रिवॉल्यूशन बायोडीजल, बिल्कुल सही है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर हो जाता है यहाँ पर सी। तो हमने आज डिस्कस किया था यूनिट नंबर 135 के डिटेल्ड सॉल्यूशन को। उम्मीद करता हूँ आप 6 तारीख को बहुत अच्छे से पेपर किसका अटेम्प्ट कर रहे होंगे, यूनिट नंबर 7, 9 और 10 का। चलिए फास्ट के साथ आप बने रहिए। थैंक यू।